बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। कुछ अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं। एक तो आज लंदन में प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम ह्यूमन राइट्स के हवाले से है। पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं उनके ऊपर बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी परेशान हैं। हम मिलकर कोशिश करते रहते हैं ताकि आलमी सतह पे आवाज उठाई जाए और जितना जो अपने तौर पे एफर्ट कर सकता है उन तमाम को एफर्ट करनी होगी और हम सब भी ये कोशिश करते हैं। आज इसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो जो लोग बरतानिया में मौजूद हैं वो मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो वो हमारे प्रोग्राम में शिरकत के लिए जरूर आए और लंदन में ये प्रोग्राम है। अब आ जाए नाजरीन, जो करंट अफेयर्स की बड़ी खबरें हैं इस वक्त तक के लिए। एक तो जो इस्लामाबाद वाला धमाका हुआ उसके बाद से लेकर अब तक मजीद कोई पेशरफ जो है वो शेयर नहीं की गई। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि जो लोग जाम बहक हुए उनकी तादाद ज्यादा है और तादाद सही तरह बताई नहीं जा रही, जबकि सरकारी सतह पे इस चीज के बारे में अभी तक कोई तस्दीक नहीं हुई। ये दहशतगर्दी का एक बड़ा खौफनाक वाकया है। पहले तलाल चौधरी ने कहा कि इसमें किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं था, यानी उन्होंने कहा ये सिक्योरिटी की नाकामी नहीं है। ये तलाल चौधरी ने कहा जो वजीर मुमलिकत बराए दाखिला है। और उसके बाद यही बात जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़, उन्होंने भी ये बात की कि ये सिक्योरिटी का फेलियर नहीं है, सिक्योरिटी की नाकामी नहीं है। तो अगर ये खुदकुश धमाका सिक्योरिटी की नाकामी नहीं है तो फिर किसकी नाकामी है? यानी सिक्योरिटी की ही नाकामी हो सकती है कि आप सिक्योरिटी देने में नाकाम रहे और खुदकुश धमाका हो गया। आपकी इंटेलिजेंस नहीं थी, दहशतगर्द आ गए, उन्होंने आके धमाका कर दिया, फायरिंग कर दी, बहुत सारे लोगों की जानें ले ली। तो ये तो एक तरह का फेलियर है। अब इस फेलियर को आप फेलियर ना माने तो कोई क्या कर सकता है? पूरी दुनिया में आप किसी से भी पूछ लें, आप कानून की किसी किताब में पढ़ लें, सिक्योरिटी की किसी किताब में पढ़ लें, दुनिया के किसी दस्तूर को उठाकर देख लें, किसी भी पैटर्न के ऊपर आप चल पड़े, आपको यही एक लफ्ज मिलेगा और आपको ये सारे यही कहेंगे कि सिक्योरिटी का फेलियर है। और सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पुलिस की है, इंटेलिजेंस एजेंसीज की है, लॉ इन्फोर्समेंट की है। अब मैं हैरान होता हूं कि पाकिस्तान में अगर कोई छोटा मोटा काम भी होता है तो आसिम मुनीर साहब के नारे लग जाते हैं। ये मौजूदा रजीम ने तो ये तरीकाकार बांधा हुआ है ना, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे ताकतवर आदमी आसिम मुनीर साहब हैं और वही सबकी जमानत है और वही उन्होंने ये जाली हुकूमत बनाई हुई है। वजीर आजम अक़वाम मुत्तहिदा में भी जाते हैं तो आसिम मुनीर का नाम लेते हैं। इकोनॉमी में कुछ अच्छा बुरा हो जाता है आसिम मुनीर साहब का नाम लेते हैं। इन्वेस्टमेंट का कोई दावा आता है तो आसिम मुनीर साहब का नाम लेते हैं। फॉरेन पॉलिसी में कुछ होता है तो आसिम मुनीर का, हर जगह पे आसिम मुनीर साहब का नाम ये लेते हैं। हर उस चीज का क्रेडिट आसिम मुनीर साहब को देने की कोशिश की जाती है जिसका क्रेडिट उनका बनता ही नहीं है। यानी एक आर्मी चीफ का क्रेडिट आप इकोनॉमी में तो नहीं दे सकते ना, ज़राअत में नहीं दे सकते आप, माहौलियात में नहीं दे सकते आप। हाँ, आप उन्हें सिक्योरिटी के हवाले से क्रेडिट दे सकते हैं। अब हैरत की बात यह है कि क्रेडिट लेने के लिए ये हर फील्ड में हर जगह पे आ जाते हैं, लेकिन जो अपना काम है वहां पे जब नाकामी होती है तो उसका ये मलबा अपने पे लेते ही नहीं। क्रेडिट लेने के लिए पाकिस्तान में सब तैयार है, दूसरे के हिस्से का क्रेडिट भी ले लेंगे, लेकिन जिम्मेदारी लेने के लिए पाकिस्तान में कोई तैयार नहीं है। दूसरे के किए हुए काम के ऊपर अपनी तख्ती लगाने के लिए सब तैयार है, लेकिन अपना जो काम बिगाड़ा हुआ है, जो काम करने में नाकामी हुई है, उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए पाकिस्तान में कोई तैयार नहीं है। और जब तक आप ये नहीं करेंगे, अकाउंटेबल नहीं करेंगे लोगों को, तब तक आप इस लड़ाई में जीत नहीं सकते। आपको फेयर होना पड़ेगा, आपको अपने साथ मुखलिस होना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आप कहां पे गलती कर रहे हैं। जहां आप गलती कर रहे हैं उस गलती को आप ठीक करेंगे, उसके बाद आपके लिए आगे बढ़ने का रास्ता खुलेगा। हम गलती मानने के लिए ही तैयार नहीं है। पाकिस्तान के 2 वफाकी वुज़रा मुंह उठा के ये कह चुके हैं जनाब के इसके पीछे कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये कोई सिक्योरिटी का फेलियर था ही नहीं। तो फिर पता नहीं है किस चीज का फेलियर था अगर ये सिक्योरिटी का फेलियर नहीं था। अब नाजरीन, अता तारड़ ने एक बात की है कि ये जो दहशतगर्दी वापस आई है इसके पीछे पीटीआई है, ये अता तारड़ ने कहा। और जब वो ये बात कर रहे थे उस वक्त वो हंस भी रहे थे। ये एक तरह की बेइज्जती होती है। मुझे अच्छी तरह याद है जब सानिया APS हुआ था तो नवाज शरीफ साहब पेशावर गए थे, उन्हें हंसना नहीं चाहिए था। मुझे बड़ी तकलीफ हुई थी, मैंने उस वक्त टीवी चैनल के ऊपर काफी तनकीद भी की थी कि नवाज शरीफ को हंसना नहीं चाहिए था। वो उस वक्त वजीर आजम थे जब सानिया APS हुआ था और पेशावर में बच्चों का कत्लेआम हो गया था, तो उस वक्त उन्हें हंसना नहीं चाहिए था, वहां पे जाके उन्हें संजीदा रहना चाहिए था। इसी तरह अता तारड़ साहब को भी इस मौके पर हंसना नहीं चाहिए था, लेकिन ये मजबूर है। यानी कल मैंने वहां देखा नाचते हुए, लुडियां डालते हुए वुज़रा को पंजाब में, यानी सारे बसंत मना रहे थे उस वक्त जब लाशें उठाई जा रही थी इस्लामाबाद में। यानी कम से कम अब सरकारी सतह पे बंद कर देते, लोगों को देखें, लोगों ने पैसे खर्च किए, लोग भागदौड़ कर रहे थे, लोगों की मर्जी है, मनाते हैं बनाए, शौक करते हैं शौक करें, आम आदमी को आप क्या कह सकते हैं। लेकिन सरकार क्योंकि अवामी नुमाइंदों से बनती है तो अवाम के नुमाइंदे जो हैं वो अवाम को जवाबदेह होते हैं और उन्हें अवाम के जज्बात का एहसास करना होता है। सरकारी सतह पे जिस तरीके से कल लुडियां डाली जा रही थी,
भंगड़े और गिद्दे डाले जा रहे थे और नारे और बड़के मारी जा रही थी। ये सारी चीजें देखकर तकलीफ हो रही थी कि अभी यहाँ पे लाशें उठाई जा रही हैं इस्लामाबाद में, तो सरकारी सजा में नहीं होना चाहिए था। बाकी हवा ही नहीं चली ज्यादा, और हवा चली भी है तो बसंत की हवा नहीं चली। यानी जो लाहौरी है ना, जो असल लाहौरी है, उसने बसंत को रिजेक्ट किया है। देखिए, ऑर्गेनिक चीज ऑर्गेनिक ही होती है। ये नहीं हो सकता कि आप मुंह उठा के कोई चीज अनाउंस कर दे और फिर उसके बाद आप अपनी मनमानी करें हर चीज में, और आप लाइटें लगा के सजावट करके, आप चौकों चौराहों के अंदर गुड़ियां लटका के लोहे की, और आप रोला रोला डाल के स्पॉन्सर्स के साथ मिलकर अखबारात में इश्तेहारात दे के, और अपने मखसूस गुड्डे मार्केट में ला के और अपनी मनमानी करके, तो आपको लगेगा कि आप कामयाब बना लेंगे एक इवेंट को। इवेंट्स कामयाब होते हैं लोगों की शमूलियत के साथ। तो बड़ी माजरत के साथ लोगों की शमूलियत इस बसंत के अंदर वैसी नहीं थी जैसे माजी में होती थी। हाँ, लोग एक्साइटेड थे, बहुत सारे लोग, मेरे अपने दोस्त, बड़े करीबी दोस्त, वो बड़े एक्साइटेड थे। वो ये कह रहे थे कि यार बसंत आएगी, बड़े अरसे के बाद आएगी, देखेंगे। लेकिन फिर जिस तरीके से चीजों को महंगा किया गया, जिस तरीके से बसंत को कंट्रोल किया गया, वो हर आदमी जो है वो कंट्रोल तो नहीं होता कि जनाब आपने ये बार कोड है, ये वाली ये चीज है। आप ये उसूल तो आप जरूर रखें कि आप गैर कानूनी गुड्डी और डोर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप किसी के लिए खतरा नहीं बन सकते। लेकिन जिस तरीके से हुकूमत ने अपनी पकड़ दकड़ भी साथ साथ रखी हुई थी, मनपसंद लोगों को हर तरह की छूट थी, इन चीजों के साथ लोग फेडअप हो जाते हैं। लोगों को फिर आप जिम्मेदारी अगर बताते हैं तो साथ उन्हें आप इंजॉय भी कर देते हैं। बहरहाल सरकार ने अपने तौर पे जो इंजॉयमेंट रखी थी वही हमें नजर आई है, और कोई इतने बड़े पैमाने पर गुड़ियां नहीं उड़ी। देखिए, लोग कह रहे हैं कि हवा नहीं चली, ये वाकई बात ठीक है कि हवा नहीं चली, इसकी वजह से भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत तुनके मार मार के बंदों के कंधे और बाजू रह जाते हैं। बड़ी मुश्किल से हवा ना हो तो कोई बंदा थोड़ा बहुत गुड्डा ऊपर कर सकता है, ये होता ही नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब हवा चली है तब गुड़ियां उड़ी है। कुछ इलाकों में ऐसा लगा कि जैसे बसंत है, लेकिन बहुत सारे इलाकों में तो फील ही नहीं आई कि बसंत हो रही है। बहुत सारे इलाकों में ये ऐसे फील ही नहीं आई कि बसंत हो रही है। वो लोग कहते हैं जी हमारे तो यहाँ पे नॉर्मल एतवार के ऊपर इससे ज्यादा गुड्डी उड़ा करती थी, तो बसंत के ऊपर तो एक अजीब ही आसमान भर जाता था। वो वाला माहौल अभी तक तो देखने को नहीं मिला, मैं जब आपसे बात कर रहा हूं। अच्छा, मैं इससे पहले कि दहशतगर्दी वाले मामले पे और जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हवाले से मैंने एक आपको खबर दी थी, सोशल मीडिया पे बड़ा उनके बारे में रोला पड़ा हुआ है। अब उनके हवायतियों ने एक तसहीही क्लिप शेयर किया है, और वो ये कहते हैं जी कि बसंत के हवाले से जो खबर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के नाम से फैलाई गई वो खबर गलत है। तो ये जनाब उनके हमायती भी सामने आए, उन्होंने कहा नहीं जी ये गलत है। और दूसरी तरफ जो उनके मुखालिफिन है वो कह रहे हैं इंजीनियर साहब हमेशा ज्यादती करते हैं, ये भी उन्होंने किया है। तो देखिए, डंडी तो मार देते हैं इंजीनियर साहब कई दफा, ये मैं जानता हूं। अब इस मामले में इंजीनियर साहब खुद ही बताएं कि हुआ क्या था। बहरहाल उनके जो हमायती हैं वो भी एक क्लिप लेकर आए और उसमें तस्हीह कर रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन इंजीनियर साहब के बारे में फैलाई गई वो इन्फॉर्मेशन गलत है। मैंने आपके सामने दोनों चीजें रख दी। अब नाजरीन, ये जो दहशतगर्दी वापस आई है इसके पीछे पीटीआई है, ये अता तारड़ साहब कह रहे हैं, तो वाकई ठीक कह रहे हैं। दहशतगर्दी तो खत्म हो गई थी, दहशतगर्दी तो थी ही नहीं, बहुत कम होती चली जा रही थी। और इमरान खान साहब के दौर में जो पॉलिसी आई, और ये एक पॉलिसी नहीं थी, तवातर के साथ पाकिस्तान कभी लड़ रहा था, कभी एंगेज कर रहा था, और पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियां देके, यानी सबसे बड़ी कुर्बानी पाकिस्तान के शहरियों की है। ये कोई कहानी ना हमें सुनाए कि जनाब ज्यादा पुलिस वाले शहीद हो गए या ज्यादा फौजी शहीद हो गए। वो इस काम के लिए उन्हें चुना जाता है, वो इस काम के लिए भर्ती होते हैं। लेकिन एक आम ताजिर, एक आम राहगीर, एक आम शहरी वो इस काम के लिए भर्ती नहीं होता और वो शहीद हो जाता है। तो सबसे ज्यादा कुर्बानियां पाकिस्तान के शहरियों ने दी है। अगर आप 70,000 80,000 लाशों को आप गिने तो उनमें जो सिक्योरिटी इदारों के लोग हैं वो बहुत कम है परसेंटेज में। बहुत बड़ी तादाद में हमारे शहरी हैं जो शहीद हुए हैं दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में, और सफे अव्वल में खड़े हुए हैं, हार भी नहीं मानी। पाकिस्तान के शहरी जो है वो डट कर खड़े हुए हैं, सबसे ज्यादा उन्होंने कुर्बानियां दी है। ये हनीफ अब्बासी साहब का क्लिप सुन रहा था, वो कह रहे थे मुल्क की मलकियत उनकी है जो कुर्बानी देते हैं, फौज की है क्योंकि वो कुर्बानी देती है। नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं, पुलिस भी कुर्बानी देती है, और सबसे ज्यादा जाने और सबसे ज्यादा खून जो बहा है वो पाकिस्तान के शहरियों का बहा, उनसे ज्यादा किसी का नहीं बहा। अभी इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो फौजियों से ज्यादा पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए, बहुत बड़ी तादाद में, फौजी कम शहीद हुए। तो हमेशा से सबसे ज्यादा कुर्बानी जो है वो किसी मुल्क के शहरियों की होती है, और मुल्क के शहरी जो होते हैं वो मुल्क के मालिक होते हैं। जो एक मुल्क का शहरी होता है वो होता है मुल्क का मालिक, जो टैक्स पेयर होता है, जिसके पास उस मुल्क का आईडी कार्ड है, आइडेंटिटी है उसके पास। ये इदारे जो है वो उसके मुलाजिम होते हैं, ये कोई मालिक नहीं होता है। ऐसे ये हनीफ अब्बासी साहब गलत बात कर रहे हैं। हाँ, हमारे सर आंखों पे वो लोग जो पाकिस्तान के लिए अच्छा काम करते हैं, जो अपनी आईनी हुदूद के अंदर रहकर काम करते हैं, वो लोग नहीं जो अपना आइन का हलफ तोड़ दें, उनके बारे में आप ये बात नहीं कर सकते। और कोई भी कुर्बानी किसी शख्स को इस बात की इजाजत नहीं देती कि वो उस कुर्बानी के बहाने अपनी मनमानी करता फिरे या बहुत सारे ऐसे काम करना शुरू कर दे जो उसको उसके हलफ के खिलाफ है। वो ये नहीं कर सकता।
ये नहीं हो सकता कि आप आइन को तोड़ें और फिर शोहदा के पीछे जाकर छुप जाए। ये नहीं हो सकता। आप आइन को तोड़ें, कानून को तोड़ें, इंसानी हकूक की पामालियां करें, आप सियासत में मुदाखलत करें, सारा कुछ करके आप शोहदा के पीछे जाकर नहीं छुप सकते। वो शोहदा जो है वो सारे माशरे के माथे का झूमर होते हैं, लोग उन पर फख्र करते हैं, लेकिन उनके पीछे जब आप जाके छुप जाते हैं तो आप उनकी कुर्बानियों की तौहीन करते हैं। शोहदा की कुर्बानियों की सबसे ज्यादा तौहीन वो लोग करते हैं जो गलत काम करके शोहदा के पीछे जाके छुप जाते हैं, वो ज्यादती करते हैं, उन्हें नहीं करनी चाहिए। अच्छा जी, ये जो कहा इन्होंने कि जी दहशतगर्दी वापस आई है, इसके पीछे पीटीआई, बात ठीक है। कैसे ठीक है मैं बताता हूं आपको। लेकिन जब पाकिस्तान में जर्नैलों ने, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, जर्नैलों ने मिलकर जब रजीम चेंज ऑपरेशन किया, ये जनरल बाजवा के दौर की बात मैं आपको कर रहा हूं, तो उस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने इदारे समेत बहुत ज्यादा डाउन जाना शुरू हो गई, उनकी मकबूलियत ही बढ़ गई। उन्हें इस बात का ज़ोम था कि वो इमरान खान को हटाकर अपनी मकबूलियत की बुनियाद पे नई हुकूमत बना देंगे और लोग नई हुकूमत को तस्लीम कर देंगे। लेकिन इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ट्रेंड काबू ही नहीं आ रहा था। उस वक्त जर्नैलों को अपने पुराने तहरीके तालिबान पाकिस्तान की याद आई। क्यों? क्योंकि देखिए, जब भी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ फौज की लड़ाई होती है ना, तो इसमें बहुत ज्यादा पजीराई मिलती है कौम की तरफ से, बहुत ज्यादा मकबूलियत मिलती है। फौज को हमेशा पैटर्न यही रहा है, हमेशा मिली नगमे आ जाते थे, सारा मीडिया साथ खड़ा हो जाता था, सोशल मीडिया साथ खड़ा हो जाता था, 5th जनरेशन वॉर भी शुरू हो जाती थी और बहुत सारा काम हो जाता था जब भी कभी ये एक लड़ाई शुरू होती। तो फिर दहशतगर्दों को पाकिस्तान में वापस लाने का आगाज किया। ये जनरल बाजवा और जनरल फैद हमीद और जनरल नदीम अंजुम, इनका कारनामा था। ये दहशतगर्दों को पाकिस्तान में लाना चाहते थे। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने मना किया, उनकी हुकूमत खत्म हो गई। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा नीचे गई, तो इन्होंने कहा नहीं जी, हमने तो अब लेकर आने हैं। फिर राणा सनाउल्लाह साहब ने अनाउंस किया कि जनाब हम बातचीत कर रहे हैं और हम लेकर आ रहे हैं। फिर राणा सनाउल्लाह साहब के दौर में, शहबाज शरीफ के दौर में, जनरल बाजवा, जनरल नदीम अंजुम और जनरल फैद हमीद, इन्होंने मिलकर दहशतगर्दों को लाकर बसाया। देखिए ना, इतने बड़ी तादाद में लोग बॉर्डर क्रॉस करके तो नहीं आ सकते। और ये आए शहबाज शरीफ के दौर में और आकर ये खैबर पख्तूनख्वा में बस गए। अब ये जो दहशतगर्दी वापस आई है, इसकी वजह पीटीआई है। वजह ये है कि पीटीआई ने ऐसी तबाही फेर दी थी एस्टेब्लिशमेंट की कि एस्टेब्लिशमेंट को तहरीके तालिबान पाकिस्तान की याद आ गई और फिर दहशतगर्दों को लाकर बसाया गया। तो वजह तो पीटीआई बनी ना फिर एक तरह से, कि पीटीआई की हुकूमत गिराई, फिर वो काबू नहीं आ रही थी तो वो दहशतगर्द लाए गए। ये बात शानदाना गुलजार साहब ने बताई, उनको वो सोर्सेज भी बताती हैं कि उन्हें बाकायदा बताया गया कि जनरल बाजवा ने कहा था कि हम टीटीपी को लेकर आएंगे और उसके जरिए से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को टारगेट करके बदनाम करेंगे और इनको वहां खराब करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में। इस किस्म का उन्होंने एक स्टेटमेंट दे भी रखा है और ये जनरल बाजवा से रिलेटेड ये स्टेटमेंट है। तो नाजरीन, ये इतनी गैर संजीदगी है इनकी। 2022 से ये लोग इक्तदार में है, 4 साल इनको हो गए। आज भी ये इमरान खान साहब के ऊपर डालते हैं हर नाकामी का मलबा। हालांकि दहशतगर्द ये वापस लेकर आए थे, इमरान खान वापस नहीं लेकर आए थे। नाजरीन, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, ये नवाज शरीफ साहब की एक वीडियो भी वायरल हो रही है कि ये और उनका खानदान बसंत एंजॉय कर रहा है अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ, फूल शूल लगे हुए हैं, अपने रुफका के साथ नजर आ रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब। एक और बुरी खबर है, ये भी आप देख लें। ये पाकिस्तान में 2,85,00,000 बिजली इस्तेमाल करने वाले लोगों को, यानी ये सार्फिन 2,85,00,000 है, तो ये इतने मीटर हैं, घर बहुत ज्यादा बनते हैं। तो इतने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में बिजली इस्तेमाल करने वाले लोगों को 200 रुपए बहाना से लेकर 675 रुपए बहाना तक बिजली का फिक्स्ड चार्जेस जो है वो लगाए जा रहे हैं। आपका बिल आए या ना आए, बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, आपने ये फिक्स्ड चार्जेस अपने बिल के अंदर देने हैं। आप बिजली इस्तेमाल करें, आप ना करें, ये पैसा आपको देना पड़ेगा। कम से कम 200 रुपया, ज्यादा से ज्यादा 675 रुपए। ये अब आपकी जेब के ऊपर हुकूमत का डाका, ये तजवीज आ गई है। और इसकी वजह यह है कि इंडस्ट्री को इन्होंने कोई छोटा मोटा रिलीफ दिया था, तो जो इंडस्ट्री को रिलीफ दिया वो पैसा अब आम आदमी की जेब से ये निकालेंगे, क्योंकि आईएमएफ ने इन्होंने छोड़ना नहीं है। आईएमएफ से बचने के लिए इन्होंने यूएई के पैसे भी अपने अकाउंट में रखे हुए हैं, सऊदी अरब के भी रखे हुए हैं और चीन के भी रखे हुए हैं। ये पहली मर्तबा हुआ कि जनवरी में पाकिस्तान ने यूएई से दरखास्त की कि जो $2 अरब हमने आपको देने हैं, पहले तो $3 अरब देने थे, $1 अरब के बदले में फौजी फाउंडेशन के शेयर्स दे दिए। और फौजी फाउंडेशन को क्या मिला? उनको पीआईए मिल गया। अब बाकी जो पीछे रह गया वो $2 अरब। अब यूएई को इन्होंने कहा $2 अरब के लिए हम आपको दे रहे हैं 6.5% का, 6.5% का हम आपको टैक्स दे रहे हैं, तो आप मेहरबानी करें ये टैक्स हमारा कम करके 3% कर दे और ये जो $2 अरब है इनकी मियाद बढ़ा के इनको रोल ओवर कर दें, हम 2 साल के बाद आपको पैसे वापस कर देंगे। उन्होंने कहा नहीं, हमने ये पैसा वापस करना था 16 जनवरी को और यूएई ने पहली मर्तबा तारीख में हमें टाइम दिया 1 महीने का कि 1 महीने के बाद ये पैसा वापस करो। अब हमने ये पैसा वापस करना है 15 फरवरी को।
हुकूमत को सारी तवज्जो इसके ऊपर देनी चाहिए और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि कुछ ना कुछ करके यूएई को मनाएं और रोल ओवर लें, वरना बड़े संजीदा मसाइल हो जाएंगे आईएमएफ के अंदर भी और पाकिस्तान के साथ बड़ा इशू हो जाएगा कि हम कैसे अपनी इकोनॉमी को मैनेज करेंगे। लिहाजा 1 महीने को उन्होंने टाइम दिया, 1 हफ्ता बाकी रह गया है और 15 फरवरी तक आपने $2 अरब या तो उनको वापस करने या फिर आपने मजीद रोल ओवर लेना है। अब वो पैसा ही आपका रोल ओवर नहीं कर रहे तो वो आपका सूद कहां से कम करेंगे। अब ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है और गल्फ से इस तरह की खबर आना पाकिस्तान के लिए ये बड़ी हैरत की बात है, परेशानी की बात है। नाजरीन, आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हुई एक मरतबा फिर पाकिस्तान में। देखिए, इंसानी हकूक की बहुत बड़ी अलंबरदार थी, बहुत बड़ा नाम था और इस नाम को हमेशा जिंदा रखा जा सकता था अगर हमेशा इसके प्लेटफॉर्म से इंसानी हकूक की बात की जाती। लेकिन जिन लोगों को स्टेज पे बिठाया गया, आसमा जहांगीर ग्रुप जो वकील शकील हैं, ये वजीर वजूर बने हुए सारे, इनके ऊपर तो बड़े बड़े एलिगेशन है। इन्होंने तो अदलिया को तबाह कर दिया, इन्होंने तो पाकिस्तान के आइन को पामाल कर दिया, पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के ऊपर तो उन्हें आवाज ही नहीं उठाई। बल्कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में स्टेज से खड़े होकर फौजी अदालतों की तारीफ की गई या उसको जवाब दिया गया, उसकी हमायत की गई कि जनाब फौजी अदालतें तो होंगी, फिर ये होगा वो होकर के बात हुई। अब आसमा जहांगीर साहबा की रूह भी तड़प रही होगी, तड़प गई होंगी उनकी रूह के यार ये क्या कर दिया इन्होंने मेरे से। मैंने सारी जिंदगी मार खाई, सारी जिंदगी में खड़ी रही, जिस जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ आज मेरे बाद मेरे लोगों ने पास नहीं रखा मेरा। देखिए, आसमा जहांगीर फिर इसका मतलब है अब माजी हो जाएगी। आसमा जहांगीर का नाम कोई नहीं डबो सका, उनके चाहने वालों ने, उनकी औलाद ने और उनके लोगों ने उनका नाम डबो दिया। आज पाकिस्तान में अगर इंसानी हकूक के अलंबरदार है तो कौन है? आज ईमान मदारी है, हादी अली चट्ठा है। आज इंसानी हकूक के लिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बेशुमार लोग आवाज उठाते हैं। आज इंसानी हकूक के लिए आवाज कौन लोग उठा रहे हैं? मारंग बलोच आवाज उठा रही है, बहुत ताकतवर आवाज है पाकिस्तानियों की। आज सोहराब बरकत जो है वो इंसानी हकूक के लिए आवाज उठाते उठाते देखें कहां पहुंच गया। तो ये पीछे रह गई आसमा जहांगीर, उन्होंने जो शम्मा जलाई थी उनके लोगों ने बुझा दी। मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी ये देखकर, फखर से कहा जा सकता था इनके बारे में। लेकिन नाज़रीन, एक मैंने आपसे गुजारिश भी करनी है, वो ये कि कासिम सूरी साहब ने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया और देखिए उनकी पहली वीडियो है। जब मेरी पहली वीडियो थी ना, मेरे पास माइक भी नहीं था, यानी मुझे पता ही नहीं था कि इसके साथ माइक लगा के ज्यादा बेहतर हो जाएगा, या वो मैंने वैसे ही कर दी थी। वैसे भी हादसाती तौर पर शुरू हुआ था। तो ये शुरू में वीडियोस होंगी, कोई प्रोडक्शन की गलती होगी, कोई छोटी मोटी चीजें इधर उधर हो जाएंगी, ये प्रॉब्लम हो जाते हैं शुरू में। लेकिन आप सब ने इस चैनल को सपोर्ट करना है। देखिए, मेरे लिए कासिम सूरी एक पॉलिटिशियन से बढ़ के एक बहुत अच्छा इंसान और एक अजीम आदमी है, एक ईमानदार इंसान है, एक बहादुर इंसान है और एक हमदर्द इंसान, एक दोस्त है, एक भाइयों की तरह। तो मैं तो कासिम सूरी साहब की बहुत कदर करता हूं, लेकिन मैंने देखा पाकिस्तानी भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। मेरी एक गुजारिश है आप सबसे कि कासिम सूरी साहब के चैनल को आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और जैसे आप अपने चैनल का ख्याल रखते हैं उनका भी ख्याल रखें। कासिम सूरी साहब नए जरूर हैं, लेकिन वो बहुत तजर्बाकार है। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत कम अरसे में वो एक बड़ी आवाज बनेंगे पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए और इंसानी हुकूक के लिए, और ये होगा इंशाल्लाह। हाँ, शुरू में गलतियां होंगी, सबसे होती हैं। हमने बहुत गलतियां की प्रोडक्शन में, हमारी वीडियो की टाइमिंग ऊपर नीचे हो जाती थी, शुरू में हमसे अपलोडिंग नहीं होती थी, चीजें समझ नहीं आती थी। वो इस फील्ड के आदमी नहीं है, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। वो एक पॉलिटिकल आदमी है, पॉलिटिकल वर्कर है, सारी जिंदगी उन्होंने एक जिद्दोजहद में गुजारी है, लेकिन वो ये काम उनके लिए नया है, लेकिन वो इसको कर देंगे, मुझे इस बात का पता है। तो आप सबसे गुजारिश है कि कासिम सूरी साहब को और उनके चैनल को